एक बड़ा काम हुआ, ये तो सही है। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने ठीक बताया कि 21 पुस्तकों का आज लोकार्पण हुआ। उन्होंने कहा 21 का और करेंगे, फिर 21 का और करेंगे। हो सकता है 21 कोई शुभ होता हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर 21 के मल्टीपल में भी जाना है तो बहुत अच्छी बात है। और विद्या भारती को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। क्योंकि भारतीय सभ्यता, मैं पहले सोच रहा था बोलूंगा 5000 साल से ज्यादा पुरानी है, अभी अनिल सहस्त्रबुद्धे ने 7000 बोला, तो मैं 7000 बोलता हूं कि 7000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता है भारत की। और इस सभ्यता का आधार रहा है ज्ञान। ये ज्ञान आधारित सभ्यता थी भारत की। इस ज्ञान ने ही भारत की समझ को, संस्कृति को, संस्कार को और समृद्धि की रचना की। भारत का जब ज्ञान बहुत ऊपर था तो भारत कोई गरीब देश नहीं था, तो समृद्धि की रचना भी भारत ने करी। मैं मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में भारत भारती लिखी। 1912 का जो काल था वो बहुत हमारी परेशानियों का काल था। ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष बहुत चल रहा था और जो परिस्थिति थी हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैं उनको कुछ कोट करना चाहूंगा। जब भारत बोध की बात होगी, अगर मैथिली शरण गुप्त 1912 में भारत बोध पर ऐसा कह सकते हैं, तो आज तो बहुत कुछ बदल गया है, आज तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो हमें उससे अच्छा और आगे बढ़कर करना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं कोट करूंगा कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, वह भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। अन्याय अत्याचार करना तो दूर किसी पर, जिसका किया हमने किया उपकार ही भरपूर है। ये ठीक है कि पश्चिम बहुत कर रहा उत्कर्ष है, पर उसका पूर्व गुरु यह वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम साधु जन इस देश से, करते रहे हैं कृत कृत्य अब भी अतुल उपदेश से। ये मैथिली शरण गुप्त ने जब लिखा तो ये भारत बोध की एक अभिव्यक्ति है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने उस समय कही। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और उसका भी आग्रह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश हो। आखिर 7000 साल पुरानी सभ्यता, ज्ञान की सभ्यता और समृद्धि की सभ्यता जो रही, उसने कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कुछ तो उसने ज्ञान अर्जित किया ही होगा विश्व के लिए। उसका शिक्षा में कैसे समावेश हो। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने सही कहा कि हर विषय के अंदर, अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर बताएं कि हमारा क्या पीछे से हमने क्या किया, कहां से हमारा ज्ञान आया, ताकि एक उत्साह हो और एक गर्व का भाव निर्मित हो। और विशेष कोर्सेज भी विश्वविद्यालय को बनाने चाहिए। इस पर विद्या भारती अपना काम कर रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी बहुत इस पे काम किया है। और हमने एक अलग वर्टिकल भी बनाया है कि हर कोर्स के अंदर 2-2 क्रेडिट के हर सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़ाए जाएं, बच्चा अपनी इंटरेस्ट से ले। लेकिन वो एक वर्टिकल है, पर अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल हर कोर्स में कम से कम आधा यूनिट, एक पैराग्राफ हम डालें कि इसमें क्या हुआ, कुछ इससे रिसर्च होगी, कुछ शोध होगी, कुछ अच्छी बात निकल के आएगी, जिससे कि एक साइंटिफिक जो बात कही है वैसा कुछ एक निर्माण होगा वातावरण इसके लिए। तो ये जो पुस्तकें आई हैं ये वैल्यू एडिशन करेंगी कोर्सेज में, टीचर्स का भी मार्गदर्शन करेंगी, स्टूडेंट्स का भी करेंगी। तो विद्यार्थी और जो प्राध्यापक यहाँ पर हैं उनके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि हमको पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी एक अलग से दृष्टि का निर्माण होगा। नहीं तो बहुत बार हम सुनी सुनाई बातें बहुत सारी कहते रहते हैं, कुछ कहावतों में कहते रहते हैं, कुछ मुहावरों में कहते रहते हैं और बोल देते हैं, तो उसका कोई साइंटिफिक पक्ष एविडेंस के साथ आएगा, इस अपेक्षा के साथ लिखा गया। तो मैंने भी सोचा कि कल मेरे पास पुस्तक आई तो मैंने कहा कि कुछ पढ़ना चाहिए मुझे भी एक। तो मैंने सोचा इस 21 किताबों में से मैंने एक वॉल्यूम 14 लिया, भारतीय आर्थिक चिंतन। भारतीय आर्थिक चिंतन, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध देश रहा तो कैसे रहा होगा, उसका किताब में क्या लिखा है मैंने सोचा। और उसका सनातन ज्ञान युवा उत्थान मैंने पढ़नी शुरू करी। और इसलिए भी पढ़नी शुरू करी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, उतना वक्त नहीं था कि आर्थिक दृष्टि से जब भारत की प्राचीन काल की बात होगी, क्योंकि भारत प्राचीन काल में विश्व की आर्थिक राजधानी रहा है। और एक आध साल नहीं रहा, हजारों साल विश्व की आर्थिक राजधानी भारत रहा है। क्या परंपराएं थी, क्या सिस्टम्स थे, ये समझने के लिए, क्योंकि उस समय की श्रेष्ठ व्यवस्था थी व्यापार की, व्यवहार की, कौशल की, न्याय की, तभी तो आर्थिक राजधानी था विश्व की। भारतीय परंपरा में धन को आवश्यक और शुभ माना गया है।
एक क्या है, आजकल नैरेटिव चलता है कि धन, अरे धन कमाना तो अच्छी बात नहीं है, भारत में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में बिल्कुल नहीं है। धन को आवश्यक और शुभ माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, और उस पुस्तक में इसका रेफरेंस भी है, कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चों को और हम सबको समझनी चाहिए कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। यानी पैसा, अर्थ, उससे यदि धर्म होता है, धर्म के तरीके से हम करते हैं तो सुख आता है। अधर्म करोगे तो दुख पक्का आएगा ही आएगा। तो अधर्म से तो दूर रहना ही है। तो धन को धर्म पूर्वक और सत्य के साथ अर्जित करना चाहिए। अर्थ को वैध तभी माना जाएगा जब धर्म के अनुरूप हो। यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। धन का होना अच्छी बात है और धन का संतोष होना बहुत अच्छी बात है। संयम को प्रैक्टिस किया भारत के हमारे पुरखों ने, संयम को प्रैक्टिस किया, अनेक उसके व्यवहार के तरीके बनाए संयम के। इसीलिए मैं कई बार पहले कोट कर चुका हूं, क्योंकि संतोष भी बहुत आवश्यक है कि सबको गिला है कि हमको कम मिला है, सबको गिला है कि हमको कम मिला है। अरे ये तो सोचो आप जितना कितनों को मिला है। इस हॉल में भी जितने बैठे हैं, ये तो सोचो कि आप जितना कितनों को मिला है। तो व्यापार, ऋण और ब्याज संबंधित नियम, अत्यधिक ब्याज की निंदा की गई है कि ज्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा मानती है, भारत ऐसा मानता था कि ज्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए, जो उस समय की आर्थिक दृष्टि की चेतना को भी दर्शाता है कि ब्याज लेना कितना है, लेना तो जरूरी है, नहीं तो चलेगी नहीं व्यवस्था। इसी तरह से विश्वविद्यालय को भी फीस लेनी चाहिए, नहीं तो चलेगी नहीं व्यवस्था। लेनी कितनी है, ये एक प्रश्न हो सकता है। बौद्ध और जैन धर्म की परंपराओं में आर्थिक विचारों को नई चुनौतियां जोड़ी, नए तरीके से नई नैतिकता की बात करी। बुद्ध का मध्य मार्ग अधिक भोग और अधिक त्याग दोनों से बचने की सलाह देता है। सबसे अच्छा है, मैं तो मानता हूं, मध्य मार्ग है। भोग भी चाहिए पर अधिक नहीं चाहिए, त्याग भी चाहिए पर अधिक नहीं चाहिए कि एकदम ही मतलब त्यागी 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 हो जाओ। तो ये जो मध्य मार्ग है, ये भी आर्थिक उत्थान में अपना योगदान देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, धन और राज्य शास्त्र का विज्ञान, अर्थ ही सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है। आप देखिए, इतने वर्ष पहले, 1000 साल से पहले कहते हैं कि अर्थ ही सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति बिना अर्थ के संभव ही नहीं है। भारत में ऐसा नैरेटिव बना कि अमीर आदमी को अगर गाली दोगे तो आप बड़े श्रेष्ठ हो। यह श्रेष्ठता के भाव का निर्माण हो, उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए याद करो, यह कहा गया कि अर्थ ही सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति उसके बिना संभव ही नहीं, अर्थ के बिना संभव नहीं है। अर्थ धर्म के साथ, ये एक साथ में बात लगी हुई है। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो राजा को सतत रूप से ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। एक और बात भारतीय ज्ञान परंपरा ने कही, राजा को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, सतत ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। पर यह बात तो फिर अध्यापकों पे भी लगेगी। अध्यापकों को भी लगातार पढ़ते रहना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जब वो क्लास में जाए तो विद्यार्थी को अच्छा फायदा हो। उनको भी लगे कि सर ने पिछले साल जो पढ़ाया था, वो नोट्स जो सीनियर्स ने दिए थे, इस बार बेटर हैं। अगर वो रिपीट ही होंगे तो फिर तो बात मजा नहीं आएगा ना, बच्चे आएंगे नहीं, फिर कहोगे क्लास में बच्चे नहीं आ रहे। लेकिन भारतीय ज्ञान में पहले ही कहा गया कि लगातार राजा को अगर पढ़ते रहना चाहिए तो प्राध्यापक को तो पढ़ते रहना ही चाहिए। इसी कारण से कि बहुत अच्छा किसी ने कहा कि ये न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, ये न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। शिकायत करते प्राध्यापक अच्छे नहीं लगते। भारतीय ज्ञान परंपरा इसके विरोध में जाती है। शिकायत करते प्राध्यापक नहीं अच्छे लगते। उस कालखंड में भी और आज के कालखंड में भी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस कालखंड में भी और आज के कालखंड में भी कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य और कोई भी भारत का समाज था, अपनी ताकत से ज्यादा शिक्षक को देने का उसने प्रयास किया। क्यों किया अपनी ताकत से ज्यादा देने का? क्योंकि समाज अपने बच्चे आपको दे रहा है, उस बात का एहसास तो रखो। आपको उससे ज्यादा देने का प्रयास किया, हमेशा किया, पहले भी किया और आज भी ऐसा ही है। तो शिकायत करते प्राध्यापक अच्छे नहीं लगते। इसीलिए देने वाले बनना, रोने वाले मत बनना। देने वाले बनना, रोने वाले मत बनना।
और लेने वाले तो बिल्कुल मत बनना। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में बात करते हो, बात है तो उसको व्यवहार में मिलाओ कि देने वाले बनना, रोने वाले मत बनना, और लेने वाले तो कभी मत बनना। भारतीय न्याय व्यवस्था, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां विजय है। वेयर देयर इज धर्म देयर विल बी विक्ट्री। मैं लास्ट बात बोल रहा हूं, जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पे पड़े थे, उस समय कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को कि तुमको राज्य संभालना है, तो जरा उनके पास जाओ तो सही, भीष्म पितामह के पास, और उनसे कुछ ज्ञान की अच्छी बात लेकर आओ। मृत्युशैया पे पड़े हैं, तो युधिष्ठिर गए तो उन्होंने कहा कि मुझको कुछ आप गाइडेंस दो। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा? कहा कि युधिष्ठिर याद रखना, राज्य का आधार धर्म है, राज्य का आधार धर्म है, और धर्म का सार है न्याय। तो न्यायिक व्यवस्था धर्म के अनुसार रहेगी तो आपका राज्य लंबा चलेगा। अगर उससे विमुख हो जाओगे तो जो कौरव वंश का हुआ वो किसी का भी हो सकता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार हैं मानवता, संस्कृति, संस्कार, संयम, न्याय, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वधर्म संभाव, समग्र दृष्टि। और भारत का बहुत अच्छा होना, भारतीय समाज का अपनापन और मानवता होना, भारत की 800 वर्ष की गुलामी करा गया। यह भी एक बात याद रखने की जरूरत है कि भारत का, भारत के समाज का, भारत के लोगों का बहुत अच्छा होना, क्योंकि हम शांति काल के नियम और विचार युद्ध काल और शत्रु काल में भी लगाना सीख गए। ये सबसे बड़ी गलती है भारत के समाज की कि शांति काल के नियम, रूल्स, मेथोडोलॉजी, प्रोसेसेस हम युद्ध काल में और शत्रु काल में भी लगाने लग गए। मैं कई बार कहता हूं पृथ्वीराज चौहान ने जो छोड़ा मोहम्मद गौरी को, लोग बोलते हैं 16 बार नहीं छोड़ा, एक बार या 2 बार छोड़ा, जितनी बार भी छोड़ा, राजा को अधिकार नहीं है शत्रु को छोड़ने का। ये अधिकार ही नहीं है राजा को कि वो शत्रु को छोड़ सके एक बार भी। वो राजा अपने दायित्व से हटा अगर उसने शत्रु को छोड़ा। ये बात कहती है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि हम इसे पढ़ें, समझें और अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे, तभी इन सबकी मेहनत साकार होगी। जो इतने सारे लोग लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है, विद्या भारती भी लगा हुआ है, हम सब लगे हुए हैं, हम सब अपने मनों में इसको उतारेंगे तो ये पर्पस हल होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार।